Okay, guys. A very warm welcome to all of you to today's session. आज का session में हम लोग we will focus on just a moment. Yeah, on today's session we are going to focus on Partnership Act, like discussed. Contract Act, I had just given you an overview so that आप लोग जो मेरा classes घर में देख रहे हो उसमें कोई केस स्टडी हो या कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो, पढ़ते वक्त आप लोग को कॉन्फिडेंस मिले, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे करा दिया था। और सेम चीज, सेम एक्सरसाइज पार्टनरशिप एक्ट के लिए आज प्लान किया हूँ। एंड आगे वाला दिन में वी विल प्लान इट फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड एलएलपी एक्ट मैं क्लास में कराऊंगा, बोला बहुत लोग का पार्ट 1 नहीं चल रहा था। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्लास 9 लेके कुछ लोग को टेक्निकल इशू हो रहा है। आई सेड आई विल ट्राई एंड रिजॉल्व टुडे, आई विल लुक एट इट और टुमारो you'll get a response, don't worry. And BCR का class 4 भी मैं कराऊंगा। तो BCR का class 4 LLP I will do with you live and we will record that session for the others who won't be able to attend. And Sale of Goods Act and Companies Act and Partnership Act का overview जैसे देना है मैं दे दूंगा, ठीक है? So that's the plan. Without any further ado, I'm starting and hand-holding you on Partnership Act. पार्टनरशिप एक्ट को थोड़ा सा हैंडहोल्डिंग प्रोसेस में मैं बढ़ा दे रहा हूँ, जाके घर में जो लोग अभी कर रहे हो पार्टनरशिप एक्ट करना चाहिए अभी, उन लोग को आसानी से हो जाए। और पार्टनरशिप एक्ट का जो वीडियोस में क्लास 9 का टेक्निकल इशू है, दैट आई विल रिजॉल्व बाय गिविंग अ न्यू वीडियो बिकॉज इट्स अ बिग साइज फाइल, इट विल टेक सम टाइम, ओके, विद इन अ डे और 2 दैट, ओके। आई होप देयर इज नो अदर क्वेरी। किसी का कुछ क्वेरी होगा तो क्लास के बीच में मेरे को चैट में वो कर देना, let me know. I will try and address that, and that's it. Let us begin without any further ado. So okay, so Partnership Act, all right, there are 3 units Partnership Act में। तीनों यूनिट का ही overview I believe we can have it today and wrap it up. It's such a small act. Okay, सर पार्टनरशिप एक्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए, लेजिस्लेशन का मतलब ये कानून का बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन क्या है। हिस्ट्री जानना अच्छा लगता है? हाँ, मेरे को तो अच्छा लगता है। हिस्ट्री से बहुत कुछ समझ में आता है कि एक चीज कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानने के बाद जब हम लोग वो चीज में क्या है वो जानते हैं तो और जानकारी बढ़ जाता है और अच्छे से समझ में आता है चीज को। ओके, तो सर पार्टनरशिप एक्ट का हिस्ट्री बताइए। अच्छा देखिए, पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही हुआ, हाँ या ना? पार्टनरशिप भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ही है सर। तो पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप कानून के पहले कॉन्ट्रैक्ट का कानून में ही इसी का जिक्र या इसका जो लॉ था वो लिखा हुआ था। यानी कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, हाँ बिल्कुल ठीक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट का जो कानून था वो लिखा हुआ था इंडिया में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। बट अलग से पार्टनरशिप का कानून जब बनाया गया, लिखा गया पार्टनरशिप एक्ट के तहत, तब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पोर्शन नेग्लेक्ट किया गया। ऑफ कोर्स एक चीज के लिए 2 कानून थोड़ी ना रहे। तो तब पार्टनरशिप एक्ट जब बॉर्न हुआ, जब आ गया 1932, तब से लेके आज तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो पार्टनरशिप कानून वाला पोर्शन को अबेयंस में रखा गया। अबेयंस मतलब नेग्लेक्ट, we ignore it. Okay, so that is the funda and background. Okay सर बताइए, पार्टनरशिप एक्ट छोटा तो है, पार्टनरशिप है क्या? मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में भी पार्टनरशिप को चालू किया बाय डिफाइनिंग पार्टनरशिप। जो एक बच्चे को ये डेफिनेशन मिलता है कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो स्कूल किया है, स्कूल में 11-12 में जिनका कॉमर्स रहा है उनको पता होगा, याद होगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स वाला टॉपिक में यू गाइस फर्स्ट saw the definition of partnership. Section 4 of the act, Partnership Act, defines partnership as what? An agreement between 2 or more persons to share the profits or the losses. Profits डेफिनेशन में टर्म प्रॉफिट यूज किया गया है, बट ऑफ कोर्स इसका मतलब वही होता है कि लॉस होगा तो भी शेयर करेंगे, नेगेटिव प्रॉफिट्स आर लॉसेस। सो वेयर 2 or more persons agree to share the
प्रॉफिट्स कहां से आएगा, आसमान से या बिजनेस से? बिजनेस से। अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैरी ऑन कौन करेगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और ये जो लास्ट लाइन मैं बताया, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर हर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। यानी कि प्रिंसिपल एंड एजेंट, एजेंसी लॉ जिसको कहते हैं हम लोग, ये प्रिंसिपल एंड एजेंट का जो संपर्क है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंट है लॉ में, लीगल स्टडीज में। इससे बहुत कुछ समझ में आता है। एजेंट जो भी प्रिंसिपल का बिहाफ में, प्रिंसिपल का कहने पे कर रहा है, उसके लिए एजेंट पर्सनली लायबल नहीं होता है। उसके लिए हु विल बी लायबल? प्रिंसिपल। एंड एजेंट इज अ मियर माध्यम। एजेंट एक मीडियम बन गया, एक जरिया बन गया प्रिंसिपल का। बट हर काम के लिए एजेंट जो भी काम प्रिंसिपल का बिहाफ में, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हुए कर रहे प्रिंसिपल का कहने पे, वैसा हर काम के लिए एजेंट पर्सनली जिम्मेदार है नहीं, प्रिंसिपल जिम्मेदार है। तो सर ये तो मतलब एक लॉ का वो है। हाँ, मतलब लॉ बोल रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट का संपर्क ऐसा ही है। एजेंट जो भी करेगा प्रिंसिपल का बिहाफ में, प्रिंसिपल विल बी लीगली बाउंड, लीगली आंसरेबल, लीगली रिस्पॉन्सिबल। दैट इज द लॉ ऑफ एजेंसी। एंड हर पार्टनर दूसरा पार्टनर का एजेंट है, मतलब पार्टनर जो भी करेगा बाकी पार्टनर्स उसके खुद के साथ, बिकॉज पार्टनरशिप मतलब सारा पार्टनर्स मिला के, हर पार्टनर बाउंड हो जाएगा कोई भी पार्टनर का एक्शन के लिए। इसीलिए एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ एवरी अदर पार्टनर, हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, एंड दिस इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। इसमें बहुत स्टूडेंट लोग को कंसेप्चुअल बैरियर आता है, तो मैं इसको और एक बार कह दिया। तो सेक्शन 4 डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में तोड़ता है। बोलता है कि एग्रीमेंट तो है ही, इसीलिए पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिक्र रहता था। एग्रीमेंट किन लोग के बीच में है? 2 या ज्यादा। 2 से कम होगा तो प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, पार्टनरशिप कैसे होगा? 2 या ज्यादा व्यक्ति का। और 2 या ज्यादा व्यक्ति में तय क्या हुआ सर? 2 या ज्यादा व्यक्ति में तय ये हुआ कि वो लोग प्रॉफिट शेयर करेगा। इट्स अ प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट एसेंशियली। बट प्रॉफिट शब्द को यूज करने का मतलब स्ट्रिक्टली प्रॉफिट होगा तभी शेयर होगा, लॉस होगा शेयर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नेगेटिव प्रॉफिट्स अगर आता है, यानी कि लॉसेस आता है, तब भी शेयर होगा। कौन लेगा? पड़ोसी थोड़ी ना लेगा लॉसेस होगा तो द फंडा इज, अगर पार्टनरशिप कर रहे हो 2 या ज्यादा व्यक्ति रहना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट रहना पड़ेगा और म्यूचुअल एजेंसी रहना पड़ेगा। यही है। अच्छा सर और एक बार लाइन दोहरा दीजिए। इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more persons to share the profits arising out of a business carried on by all or any of them acting for all. सर डेफिनेशन का सेक्शन याद कैसे रहेगा? सेक्शन नंबर 4। मैं बोला कोई भी चीज लॉ में याद रखने के लिए, रिटेन करने के लिए आपका तरकीब एक ही है। वो तरकीब है, आप बार बार पढ़ो, बार बार देखो। एक्सपोजर, द मोर वी सी द मोर वी रिमेंबर, दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। You cannot go beyond it. There's no other formula. But I said in general, most of the definitions in law in India are in section 2. So sir, Partnership Act is an aberration or an exception? Yes. Partnership Act exception है। Partnership Act में definition section 2 में नहीं है, देखो section 4 में दिया हुआ है। तो ये भी दिमाग में किसी का चल रहा होगा तो पहले ही बता दिया। गुड ऑब्जर्वेशन जिसका चल रहा था। ओके, सेक्शन 4 के तहत ये डेफिनेशन है। और पार्टनरशिप में जो खास पॉइंट्स है इस डेफिनेशन का, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूं सर क्या सर आप बोले ये एग्रीमेंट है बिटवीन 2 or more persons। पर्सन कौन है ये बताइए? पर्सन कौन है ये बताइए? मतलब कोई भी पर्सन को लाइफ पर्सन होना चाहिए आपका मेरी तरह, मतलब जीवित लिविंग पर्सन, या फिर वो पर्सन लीगल पर्सन होने से भी चलेगा, जैसे एक कंपनी लीगल पर्सन होता है। इसका आंसर भी मैं समझाया था। मैं बोला था कि देखो 2 और मोर व्यक्ति बोला है। व्यक्ति कोई भी होने से चलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति लिविंग पर्सन यानी कि जीवित व्यक्ति हो हम लोग की तरह, या फिर
आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, एक कंपनी की तरह, दोनों ही चलेगा। अब मेरा सवाल दूसरा है, क्या एक पार्टनरशिप फर्म दूसरा पार्टनरशिप फर्म के साथ या दूसरा इंडिविजुअल के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर पाएगा? कैन अ फर्म बी अ पार्टनर इन अ फर्म? कैन एनीवन आंसर? चैट में लिख सकते हो या फिर हाथ रेस कर सकते हो अगर किसी को पता है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरैक्टिव सो दैट वैसा मजा लगे क्लास करके। कोई बताना चाहते हो? ओके, दिव्या या Divya, I can unmute you. Let's see. Yeah, Divya, you can answer. You're unmute. I have asked to unmute you. Yeah. You can answer now. Not a person. Yeah, Divya, you can go ahead. Yes, sir. Can a firm be a partner? That's the question. The firm cannot be a partner because it doesn't have separate legal entity. Correct. Correct. So, very good answer. So, Divya has said with the reason, in short, that firm पार्टनर नहीं बन सकता है सर, क्योंकि फर्म का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। उनका आंसर मैं समझ गया। अब आप लोग को समझाने के लिए मैं और थोड़ा विस्तारित रूप में इसका डिस्कशन करना चाहता हूं। एक पार्टनरशिप फर्म क्या सेपरेट लीगल एंटिटी उसका रहता है अपना पार्टनर से? नहीं। प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप का यही फर्क है, डिफरेंस है कंपनी से या एलएलपी से या वन पर्सन कंपनी से। हम लोग समझेंगे ये सब एंटिटीज जब कंपनी एलएलपी पढ़ेंगे। तो यही एक मजा है कंपनी बना के बिजनेस करने में और एलएलपी बना के बिजनेस करने में, कि कंपनी एंड एलएलपी ये सब लीगल स्ट्रक्चर्स है। लीगली इन लोगों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यानी कि लीगल रूप दिया जाता है और बनाया जाता है। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को ऐसा नहीं करना, मतलब करना पड़ता है। मैं अगर मेरा पार्टनर के साथ बिजनेस करूं तो मेरा पार्टनर और मैं ही बिजनेस हूं। मतलब पार्टनरशिप कोई अलग रूप नहीं है जो लीगली अगर कोई केस करे हम लोग के बारे में तो हम लोग के खिलाफ ही केस किया जाएगा। पार्टनरशिप फर्म कुछ सफर नहीं करेगा। सर आपका सीए फर्म है? हाँ है, Das Lodha and Associates, my firm's name. So let's say this firm, my partner and me, if some legal action is to be taken against our firm, we will be personally held liable, responsible. Legal consequences अगर कुछ होगा तो हम लोग को सफर करना पड़ेगा। Personally, me and my partner, not the firm. Firm कोई अलग legal entity नहीं है। ओके, बट अगर मेरा जो एलएलपी है, लेट्स से मेरा एजुकेशनल एक वेंचर स्टार्टअप चल रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन कंपनी का, उसका एलएलपी फॉर्म हुआ है, तो उसका एलएलपी के खिलाफ अगर केस हो तो एलएलपी अलग है, मैं अलग हूं। मेरा पर्सनल केस नहीं होगा, एलएलपी के खिलाफ होगा। वहां पे मेरा पार्टनर का ही अल्टीमेटली हेडेक होगा, बट एलएलपी का नाम पे केस होगा। समझ में आया? तो ये जो लीगल रूप है, लीगल रूप, लीगल एग्जिस्टेंस, इसको समझिए पहले। यानी कि मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक फर्म अलग व्यक्ति नहीं है कानून का आंखों में। तो अलग व्यक्ति जो कानून का आंखों में होगा, ही और शी कैन बी अ पार्टनर और इट कैन बी अ पार्टनर। ठीक है, अलग व्यक्ति लिविंग इंडिविजुअल्स तो है ही अपने, और अपने छोड़ के अगर बात किया जाए संस्थाओं का, तो एक कंपनी एक अलग व्यक्ति है। तो कंपनी कैन बी अ पार्टनर बट अ फर्म कैन नॉट बी। दैट इज द आंसर। ओके सर दूसरा बात बताइए, एग्रीमेंट क्या होना पड़ेगा? लिखित होना पड़ेगा या वर्बल होने से चलेगा, या वर्बल और लिखित दोनों ही नहीं है, टैसिट होने से भी चलेगा? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही समझा दिया था। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी चीज वैलिड है, रिटन हो, वर्बल हो, रिटन वर्बल नहीं भी हो, अंडरस्टूड हो यानी कि इम्प्लाइड, तो भी चलेगा। तो सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पढ़ाई है। हाँ, ये तो वहां से ही प्रिंसिपल बॉरो हुआ है और यही चीज पे आधारित पार्टनरशिप एक्ट में भी वही बोला जा रहा है कि अग्रीमेंट लिखित होना पड़ेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। Got it? So this is another big important point you can write down, that a partner must be a legally valid person, be it a living or an artificial, and agreement need not be written. Agreement need not be oral also. Agreement could be implied also. ठीक है, agreement is important.
समझौता इंपॉर्टेंट है, समझौता लिखित है कि बोल के हुआ है वो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो दिस इज द फंडा ऑफ पार्टनरशिप का डेफिनेशन का पहला लाइन का इंटरप्रिटेशन। अब दूसरा लाइन बोल रहा था प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब मैं क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। बिजनेस का मतलब कंटिन्यूअस एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट्स। अब लॉस भी हो सकता है। और बिजनेस का मतलब है जो हम लोग करते जाते हैं। टॉप, मैं क्लास में बोला था टॉप, टीओपी। टीओपी का मतलब होता है ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन, एवरी प्रोफेशन जो हम लोग करते हैं हमेशा लगातार, उसी को बिजनेस कहा जाता है। एंड एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स, ये भी मैं समझा दिया था। भले ही प्रॉफिट टर्म को इस्तेमाल किया गया है, बट अगर प्रॉफिट के बदले लॉस भी हुआ तो फिर भी आपका क्या देखा जाएगा? तो फिर भी आपका ये शेयर होगा। ओके सर। सर अब लास्ट लाइन आप तो ये समझा दिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पता लगाने के लिए कि एक फर्म या एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि नहीं। सर कौन सा? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बुक के ऊपर इसमें लिख सकते हो म्यूचुअल एजेंसी। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। जो मैं बोल रहा था, हर पार्टनर, हर दूसरा पार्टनर का, सारा पार्टनर्स का क्या है? एजेंट। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कोई भी चीज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फर्म विल बी बाउंड बाय हिज एक्ट्स। Why? Because he is an agent of the firm. तो अगर हर पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म है तो एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड हेंस they are known as mutual agents and this principle is known as mutual agency. आसान लग रहा है ना बच्चे लोग? तो this is the funda of fifth point on the book, business carried on by all or any of them acting for all. ओके, इस पे आधारित बहुत कुछ मैं क्लास में समझाया। यहाँ पे केडी कामत एंड कंपनी बोल के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिया हुआ है कि बोला है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड टू एसेंशियल कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रॉफिट्स एंड एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। तो देखो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया लॉसेस शेयर करना है, ऑल्दो डेफिनेशन में लॉसेस को एक्सप्रेस नहीं किया गया है। एंड क्या बोला? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन by all or any of them acting for all. तो ये सारा चीज देख के तुम पता लगाओगे एक एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि नहीं। ओके, नाउ आई हैड स्पोकन अबाउट दिस थिंग्स। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना ये सब जगह। उसके बाद जो आता है इस यूनिट में, वो आता है डिफरेंसेस बिटवीन अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जो कि आप लोग को पता है। मैं एक बार थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे अहम डिफरेंस है कंपनी या एलएलपी के साथ फर्म का, वो है एक फर्म का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहता है। जो दिव्या ने आंसर में बताई, शी सेड अ फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है ओनर्स से, मालिक से अलग, डिस्टिंक्ट एक लीगल रूप नहीं है। मालिक का जो लीगल पावर्स है, राइट्स है, वही पार्टनरशिप का है। यानी कि पार्टनरशिप मालिक की है। पार्टनरशिप बेसिकली हैज द सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ इट्स ओनर्स या पार्टनर्स, और ये रूप में अपना पार्टनर ही है, मैं जो समझा रहा था। बट अगर मैं कंपनी खोल के बिजनेस करूं तो कंपनी और मेरा लीगल एग्जिस्टेंस अलग है। अगर कल आप रिलायंस का कोई प्रोडक्ट यूज करके खुश नहीं हो और प्रोडक्ट में कुछ खराबी निकला, तो आप रिलायंस के ऊपर केस कर सकते हो, मुकेश अंबानी के ऊपर नहीं। Why? Because he is Malik, but he is separate legal person in the eyes of law, and Reliance is a separate legal person in the eyes of law. Same goes for Microsoft and Bill Gates. Same goes for Sundar Pichai and Google. Although he's an employee, he's a CEO. Okay, so this is the funda of legality. Okay, sir. तो ये डिफरेंसेस हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ, आराम से पढ़ पाओगे बेटा। क्लास में भी हो चुका है, ऐसा नहीं है, मैं कराया क्लास में।
सर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप ये क्या है? काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब मैं क्लास में करा चुका था ये टॉपिक। ड्यूरेशन अगर देखो, ड्यूरेशन मतलब कितना दिन टिकेगा। पार्टनरशिप एट विल हो सकता है, यानी कि आजीवन तुम टिकाना चाहते हो तो टिका सकते हो, या फिर तुम 5 साल का पार्टनरशिप में आया, यानी कि तुम लोग को पहले से पता है तुम लोग 5 साल के लिए पार्टनर्स हो, उसके बाद अगर रिन्यू करना चाहते हो वापस रिन्यू कर लेना। ठीक है, ये है ड्यूरेशन का पर्सपेक्टिव से। दूसरा पर्सपेक्टिव काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप का है नेचर ऑफ बिजनेस या बिजनेस। ठीक है ना, तो एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, आई एम सॉरी, सो एक्सटेंट ऑफ बिजनेस में मतलब क्या क्या बिजनेस के लिए आप पार्टनर्स बन रहे हो। अगर आप जनरली पार्टनर्स बन रहे हो तो हर बिजनेस के लिए हो जनरल पार्टनरशिप, और अगर पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आप लोग पार्टनर्स बन रहे हो तो फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके सर, सर अभी बताइए पार्टनरशिप डीड क्या है? बहुत अहम सवाल रहता है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट को अगर लिखित रूप में कोर्ट पेपर में तुम बनाते हो, स्टैम्प पेपर में, तो उसको कहा जाता है डीड। यानी कि अ रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अ पार्टनरशिप राइटिंग इन agreement, sorry, a partnership agreement in writing which is registered and stamped becomes a deed. पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट का लिखित रूप है जिसको हम स्टैंपिंग एंड रजिस्टर भी करा ली। सर ये करा के क्या फायदा है? ये करा के फायदा ये है बेटा कि तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म को, नेक्स्ट यूनिट में मैं बोलूंगा, थर्ड यूनिट में रादर, पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर कराना चाहते हो तो तुमको डीड जमा देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, और तभी डीड का फायदा समझ में आएगा और रजिस्ट्रेशन का भी फायदा समझ में आएगा। मैं आगे जाके बोलने वाला हूँ थोड़ा सा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है? ये सब लिखा रहता है। ये 12 पॉइंट्स जनरल गाइडलाइन है, इससे आगे भी तुम बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ घुसा सकते हो जो तुम्हारा मन में है और तुम्हारा पार्टनर का मन में है। ओके, तो सर टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या क्या हो सकते हैं? मैं बोला था कि बहुत तरह का पार्टनर्स हो सकता है। एक्टिवली जो बिजनेस में शामिल होता है, बिजनेस का डिसीजन मेकिंग में काम करता है, हर दिन बिजनेस में रहता है, वैसा पार्टनर को बोला जाता है एक्टिव या ऑस्टेंशियल पार्टनर। उसको पूरा दुनिया पहचानेगा, हाँ वो पार्टनरशिप का फेस है तो दुनिया उसी को देखेगा। नॉमिनल पार्टनर का मतलब होता है नेम लेंडिंग पार्टनर, यानी कि जिसका नाम दुनिया वालों को पता है बट हकीकत में वो एक्चुअली उतना पार्टनर नहीं है। सब पार्टनर, सर सब पार्टनर तो पार्टनर है ही नहीं सर, मैं बोला था सब पार्टनर इज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनर। मेरा पार्टनर का पार्टनर फर्म के लिए पार्टनर नहीं है, वो सब पार्टनर है। अच्छा, आउटगोइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर करेगा उसको आउटगोइंग पार्टनर बोला जाता है। स्लीपिंग ऑन डॉर्मेंट पार्टनर मतलब लेट्स से मेरा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें मेरा जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर एक्टिवली काम नहीं करेगा, वो तो टीचर नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर है, मतलब पैसा डाल के अपना बिजनेस संभालेगा, अपना दूसरा बिजनेस। ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब होता है कि अगर मेरा पार्टनर कॉन्फिडेंट नहीं है, बोल रहे कि नहीं भैया मेरे को लॉस नहीं खाना है, मैं प्रॉफिट के लिए आना चाहता हूं, तो अग्रीमेंट में ये लिख दीजिए कि मेरे को लॉस हो या प्रॉफिट हो, मेरे को मेरा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा पार्टनर को हम लोग मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट तुम लोग बोलते हो ना अकाउंट्स में, तो वैसा पार्टनर बना लेंगे। इसको लैंग्वेज बोला जाता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। इनकमिंग पार्टनर यानी कि नया पार्टनर जिसको एडमिट करोगे उसको इनकमिंग पार्टनर बोला जाता है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यानी कि एस्टॉपल, ये भी एक तरह का पार्टनर है। जब कोई पार्टनर रिटायर कर गया बट रिटायरमेंट का नोटिस, पब्लिक नोटिस नहीं दिया दुनिया वालों को, जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा है दुनिया वालों को लगेगा कि ये तो पार्टनर है, उन लोग को पता नहीं चलेगा वो रिटायर कर गया, तो तब तक वो पार्टनर, तब तक वो एक्टिव पार्टनर नहीं है, बट फिर भी क्या पार्टनर है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टॉपल। तो ये है फंडा ऑफ एस्टॉपल या होल्डिंग आउट। अच्छा सर ये भी तो आप करा दिए थे, इसके बाद आप लास्ट नहीं, इसके बाद यूनिट खत्म होता है मेरा क्लासेस में, मैं माइनस पोजीशन शायद समझाया इसके बाद। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ये क्या है सर, दिखाइए। रिलेशन ऑफ पार्टनर जो है, इसमें आप लोगों को मेन जो चीज देखना है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, एंड उसके बाद पार्टनर लोग के साथ यानी कि फर्म के साथ थर्ड पार्टी का क्या रिश्ता और क्या एक्सपेक्टेशन, रिलेशन ऑफ थर्ड पार्टीज विद फर्म। फिर ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हो इम्प्लाइड ऑथोरिटी। एक्सप्रेस ऑथोरिटी मतलब पार्टनर क्या कर सकता है वो तो लिखित रहेगा एग्रीमेंट में, बट इम्प्लाइड ऑथोरिटी क्या है वो लिखित नहीं रहेगा एग्रीमेंट में, वो तो समझना पड़ेगा लॉ को समझ के। तो उसका समझ इस यूनिट में दिया हुआ है, इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। यानी कि कोई भी पार्टनर तुम्हारा एजेंट है, मतलब जो भी करेगा तुम बाउंड हो जाओगे, आंसरेबल हो जाओगे, इसलिए वो क्या क्या कर सकता है इम्प्लाइड, इसका समझ होना चाहिए अच्छे से, और वही यहाँ पे दिया हुआ है इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, इसमें मैं 2 पॉइंट बोला था कि कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर लेने के लिए आपको क्या चाहिए, यू नीड फॉर टू टेक और एडमिट अ न्यू पार्टनर, यू नीड द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बाकी सारा पार्टनर्स का यूनानिमस कंसेंट लेना पड़ेगा। यूनानिमस मतलब यूनिवोकल, सब लोग अगर हाँ बोला तभी आप नया पार्टनर को ले पाओगे एडमिशन। और न्यूली एडमिटेड पार्टनर का लायबिलिटी विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ये भी मैं बोला था। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, एक्सपेल, पार्टनर को अगर एक्सपेल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए तो कैसे एक्सपेल होगा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स से ऑन गुड फेथ, एंड उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। एंड द ग्राउंड ऑफ एक्सपल्शन पार्टनरशिप डीड में लिखा रहना चाहिए। रिटायरमेंट में मैं बोला था अभी थोड़ा देर पहले बोला, रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, एक्सपेल पार्टनर को भी पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। वो पब्लिक नोटिस वो खुद दे या फर्म दे, फर्क नहीं पड़ता है। और इंसॉल्वेंट पार्टनर का क्या बोले थे सर, इंसॉल्वेंट पार्टनर का मैं ये बोला था, इंसॉल्वेंसी हो या डेथ हो, पार्टनर इंसॉल्वेंसी हो या डेथ हो, पार्टनर को हमेशा लायबल ठहराया जाएगा डेट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑर्डर, एडजुडिकेशन ऑर्डर तक, एंड डेट ऑफ डेथ तक। बट डेथ और इंसॉल्वेंसी के बाद पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, पार्टनर के पास जो जायदाद है वो लायबल किया जाएगा, और वो भी उस तारीख तक। डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में मैं ये भी बोला था, अगर डेथ हो या इंसॉल्वेंट हो जाए कोई पार्टनर, तो उन लोगों का लायबिलिटी, सॉरी, उन लोगों का जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगा अनलेस अदरवाइज अग्रीड। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर लिखा है कि डेथ के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। इंसॉल्वेंसी के कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये एग्रीमेंट में अगर लिखा है या एग्रीमेंट में तय है, तो फिर डिसॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? तो ये मैं बोला था। अच्छा सर, ये यूनिट 2 है, हाँ एकदम आसान है बट बड़ा है। यूनिट 3, इसमें मैं क्या बोला था, इसमें आइए, इसमें मैं ये बोला था कि इसमें 2 चीज कराया जाएगा, एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म यानी कि फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, या डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इसको बोल के मैं खत्म करूंगा आज का क्लास। बट एक खाली अनाउंसमेंट है, वो है आप लोग यहाँ पे 3.5 मिनट 4 मिनट दिखा रहे है टाइम, 3.5 मिनट, बट बीच में मैं रुकना नहीं चाहता हूँ, यूनिट 3 को एक साथ बोलूंगा, तो एक बार री लॉग इन कर लीजिए प्लीज, री लॉग इन अभी, एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू विथ यूनिट। प्लीज री लॉग इन ऑल ऑफ यू।